हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब जो हम पढ़ रहे थे तो वो हम सौर मंडल के पिंडों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल के जो पिंड है उसके अंदर भी हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस तरीके से चक्कर लगाते हैं, या ग्रहों का घनत्व कितना होता है, उनका परिक्रमण काल क्या होता है, परिभ्रमण काल किस हिसाब से होता है, बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो लगभग थोड़ा सा दो, मैंने बोला था 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं उसमें। तो वो पॉइंट्स होने के बाद फिर हम अपने जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारा सबसे पहले बुध आता है, तो उनके बारे में प्लैनेट्स वाइज हम सारा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था उससे आगे का पढ़ते हैं। तो उससे आगे का हमारा क्या आता है, उससे आगे जो आता है वो ये आता है जो परिभ्रमण काल है। तो परिभ्रमण काल के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है, किसके अनुसार? परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्या? ग्रहों का क्रम, बढ़ते क्रम में ग्रहों का क्रम। तो वो भी किस में? वो भी बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो किस हिसाब से है? तो सबसे पहले क्या आता है? बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। तो बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, वरुण, अरुण, पृथ्वी, यानी कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। मंगल, बुध एवं शुक्र। परिभ्रमण जो काल जो होता है उसके अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है, तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? बढ़ते क्रम में है ना। तो सबसे कम परिभ्रमण काल किसका? बृहस्पति का। उससे ज़्यादा शनि का, फिर वरुण का, फिर अरुण का, फिर पृथ्वी का, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर शुक्र का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या आता है? अपने कक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम। मतलब इनका जो कक्ष होता है, अपने कक्ष पर झुकावों के आधार पर ग्रहों का क्रम। मतलब कौन सा प्लैनेट कितना टिल्टेड है अपने कक्ष पर, तो वो कितना टिल्टेड है, सॉरी कक्ष ने अक्ष गलत लिख दिया, अपने अक्ष पर वो अपने एक्सिस पर कितना टिल्टेड है, कितना झुका हुआ है। तो उस क्रम की बात करें तो वो उसमें भी हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे कम झुकाव कौन से ग्रह का है, उससे ज़्यादा झुकाव अपनी अक्ष पर, अपने अक्ष पर कौन सा ग्रह कितना झुका हुआ है उसके बारे में जानेंगे, है ना। तो सबसे कम कौन झुका हुआ है? सबसे पहले आता है, सबसे पहले है शुक्र, बृहस्पति, बुध। शुक्र, बृहस्पति, शुक्र,
बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, बुध, पृथ्वी। उसके बाद क्या आता है? मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। कौन सा? शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण। मतलब कहने का क्या है कि अपने झुकाव, सबसे कम झुका हुआ ग्रह कौन सा है? शुक्र है। फिर उससे ज़्यादा थोड़ा झुकाव कौन से ग्रह का? अपने एक्स पर, अपने एक्सिस पर। वो आगे बताऊंगी जब वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बुध, उसके बाद बुध, ठीक है। उसके बाद क्या है? बुध, उसके बाद बुध, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर शनि, फिर वरुण और अरुण। मतलब अरुण इतना झुकाव वाला ग्रह है, ऐसा लगता है बिल्कुल लेट ही रहा हो। लेट, सबसे ज़्यादा लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण है। तो क्वेश्चन ये भी कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन किस भी हिसाब से। इनको सीक्वेंस में लगाने के भी आ सकता है, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, किसी भी हिसाब से। तो मैंने आपको ये बता दिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह कौन सा? अरुण है। सबसे कम शुक्र है। और अगर सीक्वेंस में आपको पूछे तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। अगर बढ़ते क्रम में बताएगा तो ऐसे करना है आपको, घटते क्रम में बताएगा तो इस तरीके से इधर से करना है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का देखते हैं। इसके आगे एक पॉइंट और बता रखा है, फिर उसके बाद हम मरकरी यानी कि जो हमारा बुध ग्रह है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट और क्या बता रखा है? शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, किसको छोड़कर? शुक्र एवं अरुण को छोड़कर, किनको छोड़कर? शुक्र ग्रह को और अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण, अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण। इनके अलावा और मतलब इन दोनों को छोड़कर और जो अदर जो प्लैनेट्स हैं उनका जो घूर्णन और परिक्रमण है की दिशा, परिक्रमण की दिशा एक ही है। क्या है? एक ही है। तो जो हमारा शुक्र और अरुण है तो हम कह सकते हैं शुक्र एवं अरुण। तो जो शुक्र और अरुण है, घूर्णन की दिशा जो है वो क्या है? अरुण की घूर्णन क्लॉकवाइज है। मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, ये सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज। कौन से? शुक्र और अरुण, ठीक है। जबकि अन्य सभी ग्रह क्या हैं? उनके घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। अन्य
सभी ग्रहों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे? घड़ी जैसे घूमती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, सूरज के अपोजिट ऐसे घूमते हैं ये, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आई गई होगी, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, और ये दोनों जो है ये इनके जो घूर्णन और परिक्रमण की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने जो हमारा बुध ग्रह है जिसको हम मरकरी बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बुध मरकरी, तो बुध के बारे में सबसे पहली जानकारी क्या है जो एग्जाम में पूछी जाती है, यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने से 2 घंटे पूर्व दिखाई पड़ता है। मतलब सब सूरज के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। वैसे तो हमको पता है, जब हमने सारे प्लैनेट्स को देखा था तो हमने देख ही लिया था कि सन के सबसे पास में कौन सा प्लैनेट है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर किसी प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो सारा तो उसके बारे में जानेंगे ही ना। तो सबसे पहली जानकारी क्या है कि यह सब सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पूर्व दिखाई पड़ता है। मतलब जब हमारा क्या सनराइज होता है, कहाँ, अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जब सनराइज होता है ना, तो उससे 2 घंटे पहले हम बुध ग्रह को देख सकते हैं, वो हमारे द्वारा देखा जा सकता है पृथ्वी से, ठीक है। पहली जानकारी ये हो गई। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता, मतलब इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। किसका कोई उपग्रह नहीं होता? जो हमारा मरकरी है, जो हमारा बुध है, तो ये क्या है, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो बुध है, और इसका कोई उपग्रह भी नहीं होता, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। किसकी? जो हमारी मरकरी, जो हमारा प्लैनेट है, जो बुध ग्रह है, उसकी कोई सैटेलाइट नहीं है खुद की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसका सबसे विशिष्ट गुण है, क्या है?
इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है, इसका सबसे विशिष्ट गुण मतलब इसमें क्या है इसका, या इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, मतलब इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना, जो मतलब इसमें एक विशिष्ट गुण है इस ग्रह के अंदर, इस प्लैनेट के अंदर, मरकरी के अंदर, वो क्या है कि इसका जो एरिया है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इस एक तरीके से इस ग्रह का एक विशिष्ट गुण है कि जो हमारा, हम कह सकते हैं जो हमारा मरकरी प्लैनेट है, जो हमारा बुध ग्रह है, तो उसका विशिष्ट गुण क्या है, उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का होना या फिर चुंबकीय क्षेत्र का होना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। यह सूर्य की, किसकी, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। सबसे कम समय में पूरी करता है। कौन पूरी करता है, जो हमारा बुध ग्रह है, जो हमारा मरकरी प्लैनेट है। अर्थात हम कह सकते हैं यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, या हम कह सकते हैं अर्थात यह सौरमंडल का किसका, यह अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति सबसे तेज चक्कर लगाता है, सबसे तेज घूमता है। तो ये मतलब सबसे कम टाइम ले रहा है जब सूर्य का चक्कर पूरा करने में, तो सीधी सी बात है सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह तो होगा ही, सबसे ज़्यादा चक्कर तो लगाएगा ही। मतलब अर्थ क्या है, अर्थ तो 365 दिन में एक सूरज के चारों तरफ पूरा एक चक्कर लगाती है, और ये 66 दिन में ही लगा लेता है। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं सब सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, वो देखते हैं। यहाँ दिन अति गर्म, यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। अति गर्म व रातें अति बर्फीली होती हैं। मतलब जो बुध ग्रह है, इस पर दिन जो होता है वो तो बहुत ही गर्म होता है, लेकिन जो रातें होती हैं वो बहुत ही बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर कितना होता है, सभी ग्रहों से सर्वाधिक। इसका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे सर्वाधिक है, 600 डिग्री सेल्सियस। यहीं पे लिख लो,
इसका क्या तापांतर सभी ग्रहों में सर्वाधिक सभी ग्रहों में सर्वाधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। क्या है? कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस है। और इसका जो रात में तापमान है, तो रात में कितना है? -173 डिग्री सेल्सियस व दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका रात में तापमान -173 कितना? 173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस। तो रात में इसका तापमान कितना हो जाता है? रात में जो इसका तापमान हो जाता है वो कितना हो जाता है? 173 डिग्री सेल्सियस। दिन में कितना होता है? वह दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वह दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। किसका हो जाता है? जो हमारा बुध ग्रह है, तो ये दिन में बहुत गर्म रहता है, रात में बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब अति बर्फीले हो जाता है। इसका जो तापांतर है सभी ग्रहों से संबंधित जो इसका तापांतर है, तो वो कितना है? वो 600 डिग्री सबसे ज़्यादा है, वो 600 डिग्री सेल्सियस है। तो रात में इसका टेम्परेचर 173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और दिन में कहाँ तक पहुंच जाता है? 427 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। मतलब दिन में इतनी गर्मी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, और रात में इतनी ठंड होती है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? हमारा जो बुध ग्रह है उसके बारे में इतनी जानकारी। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी ना, तो उसमें हम शुक्र ग्रह और उसके बाद मंगल ग्रह, है ना, उसके बारे में ये जो भी आएगा उसके बारे में हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो अभी इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? आई होप अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो अगर अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आते रहें और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।